बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। हमारा कोर्स चल रहा है अरेबिक स्टाइल का, शॉर्ट कोर्स अरेबिक स्टाइल मेहंदी। तो आज की क्लास में जो है मैं आपको क्या करवाने जा रही हूँ, आज हम लोग सीखेंगे हमारे अरेबिक स्टाइल के अंदर जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं अरेबिक स्टाइल के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो समझ लीजिए कि अरेबिक स्टाइल की निशानी है, ये उससे पहचाने जाते हैं कि ये अरेबिक स्टाइल है, वो बनाना सीखेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हम उस पर हमारे पास सबसे पहले पेस्ले और फिर हमारे पास आ जाते हैं डूडल्स और एंडिंग एलिमेंट्स। उससे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है कि अटेंडेंस लगा लेनी है, कमेंट्स में पी लिख लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और शेयर कर लेना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स को कर सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आपको जो मैंने होमवर्क दिया था अपने डेली बेसिस पे कि हर क्लास के साथ आपने प्रेशर की प्रैक्टिस करनी है, कर्व्स और लाइन की प्रैक्टिस करनी है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कर रही होंगी। और जो नहीं कर रही, जो सबमिट नहीं करवा रही, उनके पास अभी भी टाइम है। अगर आप वाकई चाहती हैं कि मैं सीखूँ और अच्छे से सीखना चाहती हूँ, तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये जो 3 काम हैं, ये आप रोज़ाना किया करें। इससे आपको इतना डिफरेंट फील होगा ना जब आप अपना काम करेंगी, यानी इतना हेल्प आउट करेगा आपको कि ये आप सोच भी नहीं सकती। सिर्फ बताने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल वर्क आपने करना है। मैं बता सकती हूँ, अमलन काम आपको करना है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना पेज लें। अच्छा जी, पेस्ले के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पेस्ले जो है वो हमारे अरेबिक स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इस क्लास में हम जो पेस्ले की बेसिक शेप है, पेस्ले को कीवी भी बोलते हैं कुछ लोग मुख्तलिफ नाम से आप इसको बुला सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है पेस्ले। अब पेस्ले की जो बेसिक शेप है, जब आप वो सीख लेंगी ना, तो वैसे तो उसकी काफ़ी सारी शेप्स हैं, तो उस बेसिक शेप से, यानी बेसिक पेस्ले की जो शेप है उससे डिफरेंट और शेप्स बनती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका बेसिक शेप सीखना है। अब क्या है कि सीखने के लिए मैं आपको बताऊं कि हर एक एलिमेंट सिर्फ पेस्ले ही नहीं, चाहे वो फ्लावर है, कोई भी एलिमेंट है, जब आप सीख रही होती हैं उसकी शेप्स, ठीक है ना, हम तोड़ के एलिमेंट्स को, उनको अलग अलग सीखते हैं, फिर जोड़ के एक बंच बनाते हैं और फिर उसको हम लोग एक मेहंदी के डिज़ाइन में यूज़ करते हैं किसी के हाथ पर। तो क्या है कि अब जैसे पेस्ले है, अब उसकी शेप आप सीख रही हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, ये आप हर एक चीज़ में, हर एक एलिमेंट में करेंगी। मेरी जो बुक है ना, ये इसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है। जो मैं अभी आपको स्टेप बता रही हूँ पेस्ले के हवाले से, हर एक एलिमेंट उसमें इसी तरीके से बताया गया है। क्या होता है कि जब आप पेस्ले की शेप सीखेंगी, तो उसमें एक तरीका तो ये है कि आप मेहंदी पकड़ें और मैं आपको डायरेक्ट स्टेप बता दूँ कि आपने इस तरह से ये इन टिप्स को फॉलो करना है। दूसरा तरीका ये होता है कि जिनको बिल्कुल भी मतलब नहीं आता शेप बनाना, जिनको बिल्कुल मतलब वो बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए जो है ना, सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो क्या करें कि वो, अगर तो उनके पास ये बुक है फिर तो बहुत अच्छी बात है, उनका आधा काम मतलब ख़त्म हो गया। अगर नहीं है तो कोई पेज लें, जो कि मैं भी आपको लेके बताऊंगी भी। उसमें क्या होगा कि आप सबसे पहले पेन से या पेंसिल से पेस्ले की जो शेप्स के लिए मैंने टिप्स बताई होंगी वो बनाएंगे। ठीक है, जब आपको मूवमेंट की समझ आ जाएगी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है उस शेप को, तो उसके बाद आप मेहंदी से उसी के ऊपर मेहंदी फेरेंगी। ठीक है, मेहंदी कौन से क्या होगा कि उसके ऊपर, जैसे बच्चों को ABC सिखाई जाती है और बोला जाता है कि बच्चे इसके ऊपर फेरो, ठीक है, ताकि आप सीख जाओ। वो किस लिए होता है कि आपके हाथ को आदत नहीं होती इन एलिमेंट्स बनाने की, शेप्स का पता नहीं होता कि मैं ऐसे लेके जाऊंगी तो सही बनेगा, मैं इसको यहाँ से इधर लेकर आऊंगी तो बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक दफ़ा पेन से या पेंसिल से बनाना पड़ता है, और फिर उसके बाद अपनी मेहंदी का ग्रिप उसके ऊपर अच्छे से करने के लिए आप मेहंदी को उसी के ऊपर फेर लेते हैं। मेरी बुक में पहले से सब कुछ बना हुआ है, पेन से बना हुआ है, और वो इसीलिए बनाया गया है कि आप लोग उसके ऊपर मेहंदी लगाएं। उसके बाद आपको एक खाली स्पेस भी दी गई है, जहाँ पर आप क्या करते हैं कि उसको देखते हुए, बगैर नीचे कोई बना हुआ किसी भी मतलब कोई भी शेप बगैर बनी हुई,
सिंपल तरीके से आप खुद बनाएं। दोनों तरीके दिए गए हैं, ठीक है। कि अगर आप सीख रही हैं तो पहले उसके ऊपर फेरें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जब आप इस चीज़ में परफेक्ट हो जाएं कि मैं किसी चीज़ के ऊपर फेरी और मुझे समझ आ गई है कि इस शेप को मैंने ऐसे गोल लेके जाना है, फिर उसके बाद उस शेप के सामने जो खाली जगह आपने वहाँ पर करना होता है, ठीक है। तो पेस्ट्री के काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी बुक में दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको पेज पर भी बता देती हूँ कि आपने जिनके पास बुक नहीं है वो कैसे करेंगे। ये आपको मेरी बुक में पेज नंबर 58 पर मिलेगा। पेस्ले की ये शेप्स जो आपको नज़र आ रही हैं स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 स्टेप हैं, सिर्फ इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब अगर आपके पास बुक है तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर करेंगे, बुक नहीं है तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। आपने इसके ऊपर भी फेरना है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपकी शेप जो है वो अच्छी हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको एक पेपर के ऊपर भी बता देती हूँ। इसके अलावा इस बुक में जो एक पेज है उसके ऊपर पेस्ले की डिफरेंट शेप्स हैं और उसके अंदर फिलिंग भी हुई हुई है, ठीक है। तो जिनके पास बुक है वो उसके साथ साथ यानी पेस्ले के चैप्टर के साथ साथ उसकी भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। काफ़ी कुछ इसमें जॉइन है। मैं इस क्लास में इसलिए नहीं करवा सकती डिफरेंट मज़ीद इसके अलावा शेप्स कि फिर क्लास का ड्यूरेशन भी है वो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा और शॉर्ट कोर्स है तो उसमें हम पहले बेसिक्स चीज़ें ही सीखेंगे। इंशाल्लाह आगे जब हमारा कोर्स आएगा तो उसमें मैं आपको मज़ीद डिटेल्स में और इसकी शेप्स वगैरह के बारे में भी बताऊंगी। तो पेस्ले की जो मेन शेप है वो आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। और कैसे फॉलो करना है वो मैं भी आपको सिंपल पेज पे बताती हूँ ताकि जिनके पास बुक नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको जो है थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो क्या करना होता है हमें पेस्ले के लिए, सबसे पहला स्टेप जो आपने वहाँ बुक पर भी देखा कि मैंने क्या किया हुआ था वहाँ पर, कि आपको नज़र आ रहा था कि इस तरह से एक लाइन लगी हुई थी, ठीक है, यूँ, ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ हुई थी। अब क्या होता है कि आप जब भी पेस्ले बनाते हैं तो सबसे पहले ये जो लाइन मैंने लगाई है ये सीखने के लिए है, ठीक है। जब आप सीख जाएंगी तो इस लाइन की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसा नहीं है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ लोग शॉर्टकट करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम इस तरह से ये स्टेप फॉलो करके कोई पेस्ले बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये हम सीखने के लिए है। शुरू में जब आप कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं उस पर आप में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ी सी आपको टाइम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या करना होता है कि इन रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल करना होता है। मैंने सबसे पहले एक डॉटेड सी लाइन लगाई। अब आपको नज़र आ रहा है कि मैंने क्या किया कि एक स्ट्रेट लाइन लगाई। अब ये हम कौन सी अब पेस्ले बनाने जा रहे हैं। अब ये देखिए कि पहले आप गौर से देखें कि मैं पहला कौन सा स्टेप कर रही हूँ और सेकंड कौन सा। पहले हम हमेशा जो कर्व वाला हिस्सा होता है ना पेस्ले का, क्या करेंगे वो करेंगे, कर्व वाला यानी जिसमें से ट्विस्ट सा आता है। तो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ से स्टार्ट लेने के बजाय सबसे पहले मैं इस लाइन को हाफ में करूँगी, हाफ डिवाइड करूँगी, दरमियान में से तकसीम कर दूँगी। ये है इसका हाफ। फिर इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको भी हाफ में डिवाइड कर दूँगी। तो ये आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम कर दूँ तो शायद आपके लिए थोड़ी सी मज़ीद आसानी भी हो जाए कि आप समझ सकें, ठीक है। अब क्या किया मैंने कि मैंने इसको पहले हाफ में डिवाइड किया, इसका हाफ लिया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर वाले हिस्से को मज़ीद हाफ कर दिया। अब क्या किया कि हमने क्या करना है पेस्ले में, मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पोर्शन होता है पेस्ले का, यानी ये जो ट्विस्ट सा आता है, कौन सा वाला, एक मिनट, यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो ट्विस्ट सा आता है ये एस की तरह की जो शेप होती है, आप हमेशा पहले ये ड्रॉ किया करें। लेकिन जब आप ये ड्रॉ करेंगी तो आपने ऊपर से स्टार्ट नहीं लेना, आपने नीचे से स्टार्ट लेना है। नीचे से यानी यहाँ से स्टार्ट लिया, वहाँ पर गई और इसको आपने इस पॉइंट पर लेकर आना है, ठीक है, इधर ले आई। इसको टच करते हुए आपको वापस जाना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसका हाफ हिस्सा जो है इसको गोलाई की शक्ल में इसके ऊपर लेकर आना है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, पेस्ले। और ये काम सिर्फ आपको शुरू के दिनों में करना है जब आप सीखेंगी। ये जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई है इसलिए लगाई कि जब आप ये काम मेहंदी से करेंगी तो वहाँ पर आप इस तरह से प्रोमिनेंट स्ट्रेट लाइन नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि जब आप इसके अंदर फिलिंग करेंगी तो वो डिस्टर्ब करेगा या वो फिलिंग के अंदर आपको नज़र आएगी ये लाइन।
जब भी हम कुछ भी एज अ रेफरेंस, जैसे आपने देखा था हमने फ्लावर्स की पार्टीशन की थी, उनकी डिवीजन के लिए हमने लाइंस यूज़ की थी, इसी तरह फ्रिल वाले फ्लावर के लिए वो हमेशा आपने डॉटेड या बहुत ही हल्की मेहंदी से जो है उनकी लाइंस लगानी है, ताकि वो नज़र भी ना आए और आपकी हेल्प भी हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए प्रोमिनेंट करके या वाजे करके एक लाइन लगाई है, वैसे आपने इस तरह से लगानी है जब आप मेहंदी से लगाएंगे। अब ये काम आपने एक दफ़ा पेन से कर लेना है। ठीक है, अब जैसे आपने ये पेन से कर लिया और आपको एक शेप मिल गई, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसी के ऊपर मेहंदी फेरनी है। ठीक है, अब ये तो आपको आ गया कि खड़ी हुई शक्ल में एक पेस्ले है। ठीक है ना, क्या है, खड़ी हुई। अब आप जब डिज़ाइन बनाती हैं तो किसी पेस्ले का ये होता है कि ये वाली शेप नीचे होती है, अक्सर आपने देखा होगा कोई पेस्ले इस फॉर्म में, मतलब इस तरीके से होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा आप जब लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर खड़ी शक्ल में जब पेस्ले बनाया था तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं यूँ लेकर गई, लेकिन जब आप इस तरह से लेटा हुआ पेस्ले बनाएंगे तो उसके लिए आप देखेंगे आपका थोड़ा सा चेंज होगा। वो कैसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर भी मैं प्रोमिनेंट लाइन लगाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ आ सके। ये मैंने लाइन लगाई, इसका मैंने सेंटर लिया और इसके जो है राइट साइड बनता है उसका भी मैंने सेंटर ले लिया। अब मैंने आपको बताया कि हमेशा एस वाला कर्व वाला हिस्सा पहले करना है, तो क्या किया कि मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट लिया और इसको मैंने टच किया इसके साथ और इस तरह से मैं वापस आ गई। ठीक है, ये काम कर लिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से भी मैं लेके गई इसको ऐसे और मैंने इसके साथ टच कर दिया। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, वो गलत होता है, वो शेप ऐसे कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गलत तरीका है। ये जो ऊपर वाली लाइन आपको नज़र आ रही है ये शेप ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेटा हुआ पेस्ले बनाएंगे तो आपके पास शेप परफेक्ट आएगी। इसी तरीके से अगर आप इसको उल्टा कर लें, मतलब इसका ये जो स्वर वाला हिस्सा है अगर हम उसको नीचे करें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप इसी तरह से करेंगे कि जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई। अगेन मैं बता रही हूँ कि ये काम जो है जब पेन से करेंगे तब तो आप प्रोमिनेंट, बल्कि उसमें भी आप डॉटेड लगाएं, लेकिन जब आप मेहंदी में भी ये रेफरेंस लाइंस यूज़ करेंगी तो डॉटेड लाइंस लगाएंगी। ये आपको समझाने के लिए मैंने एक प्रोमिनेंट या वाज़े लाइन लगाई है। इसका हमने सेंटर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये जो इसका सोल्ड वाला हिस्सा है इसको मैंने नीचे करना है। तो जब मैं इसके, अगर आप इसका ये जो ये हिस्सा है इसको आप नीचे रखेंगे तो नीचे वाले हिस्से को हाफ करेंगे, अगर आप ऊपर रखेंगी तो ऊपर वाले हिस्से को हाफ में। अब मुझे नीचे रखना है तो मैंने इसका हाफ लिया। अब मैं जो है, मैंने आपको बताया कि पहले आप इसका हमेशा कर्व वाला हिस्सा पहले करेंगी। मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया और यहाँ से ट्विस्ट लेते हुए मैं अपने इस रेफरेंस लाइन को टच करते हुए वहाँ से मैं वापस आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर, अब इधर जो देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर और इधर मैं क्या कर रही थी कि मैं जब दूसरा पार्ट इसका दूसरी साइड जब इसको कंप्लीट कर रही थी तो मैं यहाँ से स्टार्ट ले रही थी। यहाँ पे भी मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया, इधर भी मैंने इधर से ही स्टार्ट लिया। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ मैं इधर से स्टार्ट ले रही हूँ, क्यों वो भी मैं आपको बता दीजिए। यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारे पास पेस्ले की एक शेप आ गई। अब मैंने यहाँ पर इस जो खड़ी हुई शक्ल है इसमें मैंने किस तरह से मूवमेंट लेके गई, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, जबकि इन बाकी दोनों में क्या किया गया था, इन बाकी दोनों हिस्सों में ये किया गया था कि स्वर्ल से नहीं बल्कि इस हिस्से से यूं करके हम लाए थे। करने को आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह क्यों ईजी है, क्योंकि हमारे जो हाथ होते हैं ना उसमें क्या होते हैं कि कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो अननेचुरल तरीके से जब हम बनाते हैं तो वो सही नहीं बनती। ठीक है, अगर हम नेचुरल तरीके से, क्या मतलब है नेचुरल अननेचुरल का, कि अगर आप एक राइट हैंडेड हैं, मतलब आप एक राइट हैंड से राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो आपको बोला जाए कि आप लेफ़्ट हैंड से लिखें, तो जो आप राइट हैंड से आपकी राइटिंग होगी वो प्यारी होगी, अच्छी होगी, क्योंकि आपकी नेचर है, मतलब आप नेचुरली ऐसी हैं, बाय बर्थ ही आपका है कि आप आधी इसी चीज़ के हैं कि आपने हमेशा किससे लिखा है, राइट हैंड से। लेकिन लेफ़्ट हैंड से आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं, वो भी इसी तरह से होता है कि वो बाय बर्थ होते हैं। ऐसे नहीं होता कि अपनी मर्ज़ी से आप ये चीज़ सेलेक्ट करें, तो वो अननेचुरल तरीका है, वो कुछ लोग करते भी हैं। ठीक है, तो वो अगर आप अपने लेफ़्ट हैंड से लिखेंगे तो वो सही लिख लेंगे क्योंकि उनका है ही ऐसा, लेकिन अगर आप करेंगी तो आपका सही नहीं होगा। इसी तरीके से मेहंदी में भी ऐसी होता है, हर चीज़ में कुछ शेप्स ऐसी होती हैं कि अगर आप उसको नेचुरल तरीके से, यानी जो 90% लोग जिस तरीके से बनाते हैं, जिस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, अगर आप
उसकी बजाय जो 10% लोग करते हैं यानी उल्टा लेकर जाते हैं उस तरीके से बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी शेप सही नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, नेचुरल तरीका यूज़ करना पड़ता है। और नेचुरल तरीका हमारा क्या है कि हम अगर यूं करके शेप लेके जाएंगे तो ठीक बनेगा, लेकिन अगर हम यूं करके लेके जाएंगे तो वो शेप परफेक्ट नहीं बनेगी। ये ऐसी है जैसे आप स्ट्रेट लाइन लें, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, आप मेहंदी से अगर ये स्ट्रेट इस तरह से लगाएंगे यानी यहाँ से स्टार्ट करके उधर लेके जाएंगी तो सही बनेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके इधर लेकर आएंगी इस तरह से तो आप देखेंगे कि आपको मुश्किल भी होगी और आपसे स्ट्रेट भी नहीं बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस तरीके से कभी लगानी नहीं है या सीखना नहीं है या इसको बिल्कुल ही छोड़ देना, नहीं, क्योंकि मेहंदी में ये होता है कि आपके पास कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको मजबूरन ये करना पड़ता है कि यहीं से स्टार्ट लेना पड़ता है, आप इधर से नहीं ले सकते। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे अगर आप हाथ रखती हैं या आपका हाथ लगता है या कोन लगता है तो वो पीछे जो आपने किया होता है या आगे जो आपने डिज़ाइन बनाया होता है वो ख़राब होना होता है, तो आपको ये करना पड़ता है। इसी तरह से अगर हम इस तरह की हॉरिजॉन्टल और ऊपर से नीचे जो लाइंस को लें, अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लगाऊंगी तो सही लगेगा, लेकिन अगर मैं क्या करूँगी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगी तो मुझे मुश्किल होगी। आप खुद प्रैक्टिकली ट्राई करें तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जैसे मैंने पेस्ले में आपको बताया एरो बनाकर, इसी तरीके से आप दोनों तरीके ट्राई करें। हर चीज़ को समझने का एक तरीका ये होता है कि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखें। भले आपको बताऊँ कि ये तरीका अगर इस तरीके से मैं करूँगी तो गलत बनेगा, क्यों गलत बनेगा उस चीज़ को महसूस करने के लिए, देखने के लिए आप वो प्रैक्टिकली वो काम करना पड़ता है। ठीक है जी, अब जब आपने ये बना लिया और आपने इसकी शेप्स को समझ लिया, इसकी डायरेक्शन को समझ लिया, तो अब बारी आती है उन लोगों की कि जो कहते हैं कि पेन से हम सही बना लेते हैं लेकिन मेहंदी से सही नहीं बनाते, या बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनका काम। तो वो क्या करेंगे उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। तो अब आप जब क्या करेंगी कि पेस्ले बनाएंगी तो अब अगर आपको उसकी शेप सही नहीं बनानी आ रही तो सबसे पहले काम तो आपने पेन और पेंसिल से कर लेना है। ठीक है, मेरी बुक में पहले से बना हुआ है। आपने ये पेन और पेंसिल से बनाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि जब आपके पास एक शेप बनी होगी तो उसके ऊपर आप मेहंदी फेरेंगी। ठीक है, और अगर आपके पास पहले से कोई शेप बनी हुई नहीं है किसी पेन या पेंसिल से तो आपको खुद बनानी पड़ेगी। मेरी बुक में पहले से बनी है तो वहाँ तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको उसके ऊपर फेरना है और प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर आपने बना ली शेप, अब मेरी बुक में इस तरह की बनी है, आप उसके ऊपर जस्ट फेरेंगे। इसी तरह से जिनके पास बुक नहीं है वो इस तरह से पेपर लेंगे और उसके ऊपर करेंगे। किस तरह से, जैसे मैंने स्टेप बताया कि हमने इसको हाफ़ किया, ठीक है, ये हाफ़ कर लिया मेहंदी से। अब इसी के ऊपर आपने मेहंदी फेरनी है। ठीक है, और फिर हमने इसका भी हाफ़ कर लिया इस तरह से, और अब इसी के ऊपर आप देखेंगे आराम आराम से आपने अपनी मेहंदी कोन को छोड़ना है। शुरू में ये है कि आप बीच में इस तरह से रुक सकते हैं, थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आप इस शेप के साथ यूँ करके इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। अब जब आपको फील हो कि जैसे अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये लाइन के ऊपर नहीं है, इस एरिया में ये वाला एरिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लाइन के ऊपर नहीं है, यहाँ पे भी आपको फील हो रहा होगा कि ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो यहाँ ये इस चीज़ को ठीक करने के लिए प्रैक्टिस इसी को बोलते हैं कि जब तक आपका ये चीज़ इस तरह की आपको नज़र आ रही है ना अपनी गलतियाँ, तब तक आपने इन शेप्स के ऊपर अपनी मेहंदी को फेरना है। ठीक है, ऐसे ही फेरना है जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को स्कूल में ABC के ऊपर कहा जाता है जी आप फेरे बच्चे, यहाँ पे आपकी इस तरह से गलती है, तो इस तरह से आपको फेरना है। और ये काम तब तक करना है जब तक आप इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से फेर ना सकें। अगेन यहाँ पर मेहंदी को ऊपर उठाना है, मेहंदी कोन को ऊपर रख कर करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने ये चीज़ अपने अंदर लेकर आनी है, उससे बहुत अच्छी मेहंदी लगती है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगी कि एक खाली जगह पर जाकर बगैर इन रेफरेंस लाइन के भी ट्राई करेंगी, लेकिन ये काम आप तब करेंगी जब आप इस चीज़ में परफेक्शन ले आएँ। मेरी बुक में भी इसी तरह से है कि एक खाली बॉक्स दिया गया है और एक तरफ आपको जो है पेस्ले दिया है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। उसमें भी आपने एक तो स्टेप बाय स्टेप में था कि आपने बेसिक पेस्ले कैसे सीखना है, फिर उसमें काफ़ी सारी शेप्स आ जाती हैं, तो उस शेप के लिए भी यही किया गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको खाली बॉक्स छोड़ के दिया गया और इधर आपको डिफरेंट शेप्स बना कर दी गई। इसके ऊपर आप पहले फेरेंगी मेहंदी, प्रैक्टिस करेंगी, जब आप इसके ऊपर ठीक हो जाए देन इनके बगैर आप यहाँ पर ट्राई करेंगी। या अगर आप चाहें तो जैसे मैंने आपको लाइंस के बारे में बताया, इसी में वो आगे करके एक पेज है जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले भी आपको दिखाया, जब आप वो प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकती हैं, रेफरेंस लाइंस को यूज़ करते हुए भी कर सकती हैं। तो आपने इन तमाम शेप्स की प्रैक्टिस इस तरह से कर लेनी है। तो ये खैर ये जो प्रैक्टिस है ये तो जिनके
जिनके पास बुक है वो करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है उन्होंने फ़िलहाल ये करना है, बल्कि तमाम लोगों ने अभी, क्योंकि शॉर्ट कोर्स है तो उसमें आपने सिर्फ बेसिक जो इसकी शेप है जो मैंने बताई है आप लोगों ने वो सीखनी है। जो मैंने आपको उसके लाइंस और रेफरेंस लाइंस के बारे में बताया वो सीख लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर इस पेस्ले के हवाले से आपका क्वेश्चन ये है कि जो मैंने यहाँ पर एक जिक्र किया कि नेचुरल तरीके से मूवमेंट और अननेचुरल तरीके से कुछ बनाना, इन दोनों का क्या मतलब है कि नेचुरल तरीके से कुछ बनाना और अननेचुरल तरीके से बनाना, इसका मतलब क्या है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या मतलब मेरी मेहंदी में इसका क्या काम है, इसका आंसर आपने मुझे दे देना है। बाकी पेस्ले के बारे में आपका किस तरह से बनता है वो मैं इंशाल्लाह आपके होमवर्क से पता लगा लूँगी। आपने इस तरह के तकरीबन 20 पेस्लेस बनाने हैं। किस तरह के 20, और ये बात याद रखें कि जो 20 का बनाएंगे उसमें से 10 जो होंगे वो वाले होंगे जिसमें आपने वो लाइंस वो जो मेरी जो रेफरेंस जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन लगा के उसको हाफ में डिवाइड करें, फिर मज़ीद हाफ में डिवाइड करें, वो आपने उसमें यूज़। तो जो 10 पेस्ले हैं वो आपने किस तरह से बनाने हैं, उन रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल करते हुए बनाना है, और 10 बिना उन रेफरेंस लाइंस के बगैर बनाने। दोनों से मुझे पता चल जाएगा आपने यूज़ करना है, ये नहीं कि एक दो में यूज़ किया और बाकी तमाम के तमाम बिना उन रेफरेंस लाइंस के बनाना शुरू कर दी, जिनको आते हैं वो भी और जिनको नहीं आते वो भी। और अगर आपकी फिर भी परफेक्ट नहीं हो रही शेप, तो जो मैंने आपको तरीका बताया कि आपने पहले पेन से बनाना है, उसके ऊपर फेरना है, ये काम आपका है। ये आपने तब तक करना है जब तक आपकी परफेक्शन नहीं आ जाती। ये नहीं है कि आपको मैंने बोला कि 10 दफ़ा करना है तो आप परफेक्ट हो जाएंगी, नहीं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी दफ़ा उसके ऊपर, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा लेट सीखते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ये हर एक बंदे की अपनी होती है कि वो किस तरह से कितनी इंटेंशन से कोई काम करता है, ठीक है। तो पेस्ले के हवाले से मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, होमवर्क भी बता दिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम अपना दूसरा पार्ट जो मैंने बताया था एंडिंग एलिमेंट्स या डूडल्स, इनके बारे में। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये होते क्या हैं। ये होते हैं जब आप कोई मेहंदी का डिज़ाइन बनाते हैं, ना सिर्फ हमारे अरेबिक स्टाइल में बल्कि हर स्टाइल में ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन अरेबिक स्टाइल की जो मेन चीज़ें जो मैंने मेन एलिमेंट्स आपको बताया उसमें इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। एंडिंग एलिमेंट्स का ये होता है कि जब आपका एक डिज़ाइन है तो उसके बॉर्डर्स पर, उसका जो आप डिज़ाइन ख़त्म कर रहे होते हैं वहाँ पर, या डिज़ाइन शुरू कर रहे होते हैं वहाँ पर आप इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। ये आपको डूडल्स भी कहलाते हैं, कहीं पे इनको डूडल्स बोला जाता है, कहीं पे एंडिंग एलिमेंट्स बोला जाता है, दोनों एक ही नाम है। अब एंडिंग एलिमेंट्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसमें काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, और वो ये काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ये मुझसे सही नहीं बनता, क्यों नहीं सही बनता। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप डायरेक्ट प्रेशर से बनाते हैं। डायरेक्ट प्रेशर का क्या मतलब होता है कि मेहंदी को प्रेस किया और जहाँ पर आपको जो है ना एक्सटेंड करना है यानी मोटा करना है, आप वहीं पे ज़्यादा प्रेस करके, और जिधर आपको कम करना है वहाँ पे कम प्रेस करेंगे तो वो बन जाएगा। लेकिन वो किस सूरत में होता है, वो तब होता है जब आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की, वो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप ये चीज़ सीखते हैं। ये हमारे गल्फ स्टाइल में, बेसिकली गल्फ स्टाइल भी इसी तरह से बनता है और ये उसमें ज़्यादा आता है, ये जो तरीका मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी डिज़ाइंस में, बाकी स्टाइल में सीख रहे हैं और शुरू में सीख रहे हैं और चाहते हैं कि हमारी परफेक्ट हो, हम लोग मेहंदी लगाएं। अब आपकी बाकी मेहंदी की डिज़ाइन में तमाम तरह एलिमेंट्स ठीक हैं, पेस्ले, फ्रिल, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो एंडिंग एलिमेंट्स है ये ठीक नहीं है। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की, अभी आपको बनाना नहीं आता और आप डायरेक्ट उस तरीके पे चले जाएं और वो उसकी वजह से आपको पूरा डिज़ाइन जो है उसकी लुक ख़राब हो जाए। तो बेहतर ये है कि जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप वो यूज़ करें। सबको ये होता है जब भी सीख रहे होते हैं हम लोग, तो जो मैं अभी दूसरा सेकंड तरीका जो बता रही हूँ हम पहले वो यूज़ करते हैं और उसी से सीखते हैं। सेकंड वाला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है वो हमेशा बाद में आता है। हम लोग उलट करते हैं, हम लोग पहले डायरेक्ट प्रेशर से चीज़ बनाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं चलो वहाँ से तो बन नहीं रही तो चलो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ उसको इनडायरेक्टली तरीका भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से भी बोल सकते हैं आप। और इसको जो है ना बनाने के लिए बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं ये जो, बल्कि इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरी बुक में भी आपको ये एंडिंग एलिमेंट्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे हैं। मैं आपको कुछ मेन जो है वो बता दूंगी। ये देखिए, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 24 पे, इसमें बने हुए हैं, इसी के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ इसका तरीका बता देती हूँ कि आपने बनाना किस तरह से है, ठीक है। जो इनडायरेक्टली तरीका है आपने बेसिकली उससे बनाना है, आपने डायरेक्ट तरीका नहीं यूज़ करना। क्यों? क्योंकि आप सीख रही हैं, ठीक है जी। अब हमारे जो डूडल्स या एंडिंग एलिमेंट्स हैं, हम क्या करते हैं कि मेहंदी को प्रेस करते हैं और डायरेक्ट वो तरीका नहीं अपने अप्लाई करना। जैसे ये देखिए,
मैंने क्या किया, ये काम आपने मेहंदी कौन से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप पेन से पहले करें, उसके ऊपर मेहंदी फेरें। ये उन लोगों के लिए जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास बुक है वो तो डायरेक्ट तरीके से कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए पहले मैंने एक शेप बनाई, ठीक है, उसके बाद अगेन मैंने इस तरह से एक शेप बनाई और इस तरह से एक स्वर्ल बना लिया, ठीक है, और उसके बाद एक और शेप बनानी, ठीक है। ये अब पहले मैं इसको मेहंदी से बनाऊंगी, उसके बाद मेहंदी से ही इसके अंदर का जो एरिया है इसको मैं फिल करूंगी यूँ। अब इसमें ये है कि ये जो डूडल्स होते हैं या जो एंडिंग एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते, मतलब ये कि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, ज़रा सा चेंजेस की गई होती है, या कभी यहाँ पर आपका इस तरह का शेप में आया होता है, कभी सॉलिड लीव्स भी इसमें इस्तेमाल की गई होती हैं, तो वो ज़्यादा नहीं है। इसमें अगर आप कोई 10 या 5 किस्म के जो डूडल्स या ये जो एंडिंग एलिमेंट्स हैं ये सीख लें, मतलब उनकी प्रैक्टिस कर लें कि अगर मैं 1 2 3 ये बना लूँ, इसके साथ एक स्वर्ल बना लूँ, एक ये बन गया, फिर मैं 4 किस्म के ये बना लूँ, उसके साथ एक स्वर्ल इस तरफ बना लूँ, दूसरी तरफ बना लूँ, तो वो एक और डिज़ाइन बन गया। बस ये 4 5 आप सीख लें और उसका इस्तेमाल आप अपने जो डिज़ाइन में है वो कर सकती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने इस तरह से मेहंदी की फिलिंग कर लेनी, तो ये आपके डूडल्स बन गए या एंडिंग एलिमेंट्स बन गई। ये होता है कि जब भी आप इसको एंड पे यूज़ करते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये बड़े साइज़ में इस्तेमाल करना चाहती हैं या स्मॉल साइज़ में। अरबिक स्टाइल में ज़्यादातर ये बड़े साइज़ में ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको इसका मेहंदी से बताऊं कि किस तरह से बनाना है तो मेरी बुक में बनाया, आप उसके ऊपर कर सकती हैं। क्या करना है कि इस तरह से लाइट प्रेशर के साथ, बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ आपने ये काम करना है, क्योंकि हमें इसकी अभी फिलिंग करनी है, ठीक है। इस तरह से ये कर लिया और उसके बाद यहाँ पर आप इसके साथ स्वर्ल बना लीजिए। शुरू में जब आप बनाएं तो कोशिश करें कि छोटे मत बनाएं, बड़े बनाया करें। जब आपको इसकी शेप्स आ जाएंगी देन आप उसके बाद उसको छोटा कर सकते हैं, क्योंकि छोटे जो एलिमेंट्स हैं वो बनाना मुश्किल होता है। अब आपने इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग करते हुए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके बॉर्डर्स के करीब फिल करना है, जैसे आप उसकी आउटलाइन को प्रोमिनेंट करते हैं ना, इस तरीके से, इससे सफाई आती है, ठीक है। फिर मज़ीद अंदर ही अंदर आपने इसको फिल कर लेना है। और एक बात याद रखें कि जो हमारे जो अरेबिक स्टाइल है, गल्फ स्टाइल है, इसमें हमेशा मैंने पहले भी बताया था कि सॉफ्ट पेस्ट मेहंदी यूज़ होती है, ठीक है। अगर आप सख्त मेहंदी मतलब थिक पेस्ट मेहंदी यूज़ करेंगी तो क्या होगा कि वो सही नहीं बनेगी, या जैसे इस तरह से फंसी फंसी से निकलेगी तो भी यही मसला करेगा। तो उसके लिए आपने हमेशा ऐसी मेहंदी यूज़ करनी है जिसका अच्छा से फ्लो निकल रहा हो, वो रुक ना रही हो। तो इस तरह से आपने इसकी फिलिंग कर देनी है। तो ये आपके डूडल्स बन गए। तो कुछ डूडल्स जो हैं वो इजी वाले डूडल्स मेरी बुक में थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, ठीक है, वो भी बहुत प्यारे हैं। ऐसा नहीं है कि वो डूडल्स भी देखें, हर एक डूडल्स में होता क्या है, डूडल्स में आपको जैसे 3 पत्तियाँ नज़र आ रही है ना स्वेल, इन्हीं को मिक्स किया होता है, कहीं पे इन्हीं को रिपीट किया गया है, कहीं इनको एक्सटेंड किया गया है तो बनाया गया है। मेरे में थोड़े से ज़्यादा स्टाइलिश वाले हैं, थोड़े ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि शॉर्ट कोर्स है, बेसिक है, तो उसमें मैं आपको थोड़े से सिंपल वाले जो हैं उनका बता रही हूँ, आपने वो बनाने हैं। लेकिन क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि किस तरीके से बनाने हैं, जैसे मैंने बताया इनडायरेक्ट तरीके, डायरेक्ट प्रेशर से आपने ये काम नहीं करना, ठीक है जी। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप वो देखिए और उसी तरीके से बनाइए। फिर बता रही हूँ कि इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके के लिए ये मुझे कंफर्म हो सके कि आपने इनडायरेक्ट तरीके से बनाया। आप अब मेहंदी से जब बनाएंगी तो क्या करेगी, बुक पे बनाना है तो लास्ट में प्रैक्टिस सेक्शन है, वहाँ पर जाके आपने बनाना है, और जिसके पास बुक नहीं है वो सिंपली पेज लेकर बनाएं। कि जब जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आपने उसमें सबसे पहले मेहंदी से इस तरह से आउटलाइन लगा लेना है, जैसे इसका बनाया, वहाँ पे जो शेप्स मैं बना रही हूँ उसकी बात कर रही हूँ, इस तरह से और यूँ, ठीक है। और उसके आगे यहाँ पर दोबारा से यही शेप बनानी है आपने, ठीक है, अगेन, और उसको मेहंदी से फिल कर लेना, ताकि मुझे ये पता चले कि आपने पहले इनडायरेक्ट तरीके से बनाया, उसके बाद उसके अंदर फिलिंग की। डायरेक्ट तरीके से नहीं बनाना, क्योंकि मुझे पता है कि डायरेक्ट तरीके से आप लोगों को नहीं आएगा। और ये जो डायरेक्ट तरीके से जो सीखना चाहती हैं ना, उसमें बेशक टाइम की बचत होती है, लेकिन ये याद रखें कि टाइम की बचत तब भी होती है जब आपको कोई चीज़ बनाने की एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर ये चीज़ आप सीख जाएंगी ना तो आपको इनडायरेक्ट तरीके से और डायरेक्ट तरीके से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा अपने काम को जो है अच्छे से सीखें, जिस तरीके से बताया उस तरीके से करें तो इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे।
तो इस क्लास से रिलेटेड आपको मैंने बताया, उसका क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट तरीका और इनडायरेक्ट तरीका, इसका क्या मतलब है। डूडल्स को डायरेक्ट तरीके से बनाना, इनडायरेक्ट तरीके से बनाना, इसका क्या मतलब है। दूसरा, एंडिंग एलिमेंट्स या डूडल्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ये 2 सवाल हैं। होमवर्क मैंने आपको समझा दिया है, तो ये दोनों होमवर्क आपने कर लेने हैं और सबमिट करवा देना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन होगा यहाँ पे भी पूछ सकती हैं और मेरे फेसबुक के ग्रुप में भी पूछ सकती हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।